Hello everyone, I'm CP Jadon, your UGC Net Management faculty, and today we are going to see the second part of our second unit that is related to HRM. अभी तक हमने जो फर्स्ट पार्ट किया था सेकंड यूनिट का वो रिलेटेड था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से, जहां हमने तीनों लेवल पर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी किया, इंडिविजुअल लेवल हो या ग्रुप लेवल हो। जो कल हमने देखा था कॉन्फ्लिक्ट लेवल पे जहां हमने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल को डिस्कस किया था, है ना। तो हम तीनों लेवल्स को देख चुके हैं और वो पार्ट हमारा अब ख़त्म हो गया है। अब हम जो सेकंड यूनिट से और सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं जो रिलेटेड है HRM से, है ना। तो अब हम HRM पढ़ेंगे और इसके बाद थर्ड यूनिट है वो भी HRM से ही रिलेटेड है, वो स्ट्रेटेजिक HRM है ना। तो इन दोनों को हम फिर अब एक साथ कवर करेंगे। तो अब देख लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM is a process of acquiring, developing, maintaining and retaining human resource in the organization with the strategic objective of achieving organizational goals, है ना। सो HRM बेसिकली होता क्या है कि आप लोगों को एक्वायर करते हैं, डेवलप करते हैं ट्रेनिंग देकर, और मेंटेनिंग और ह्यूमन रिसोर्स को मेंटेन करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलप किया है ट्रेनिंग देकर उसको हम रिटेन रख सकें एक लंबे समय के लिए, जिससे क्या हो कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का उसे हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें। तो यही होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि जहाँ पे आप ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर रहे हैं सो दैट यू कैन अचीव द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशनल HRM है वो तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जहाँ पे ह्यूमन का मतलब है कि आप जो एम्प्लॉई हैं उनको आप एज अ वर्क फोर्स कंसीडर करते हैं, और रिसोर्स से मतलब है यहाँ पे कि आप उनको एक एसेट्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, कि वो एक असेंशियल सप्लाई हैं जिसे आप ऑर्गेनाइजेशन में लगाएंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। और वही मैनेजमेंट है कि आप जो ह्यूमन रिसोर्स वर्क फोर्स है और वो एक एसेट है तो आप उसको कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं एफिशिएंटली, सो दैट आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अचीव को इफेक्टिवली अचीव कर सकें। तो यही था हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको आप एक बार गो थ्रू करिएगा और थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिएगा, जो कि एग्जाम में एक दो बार पूछी भी गई हैं, जैसे कि एडविन बी फिलिपो की वैल्यू मतलब एक दो बार ये पूछी गई है, या हिस्ट्री की जो डेफिनेशन है ये भी पूछी गई है ना। तो इन दोनों को आप ज़रूर देखिएगा एक बार। अब देख लेते हैं नेचर ऑफ HRM। नेचर कैसा होता है HRM का। अगर हम देखें HRM का नेचर और हम खुद से भी रिकॉल करने की कोशिश करें तो ये क्या है, एक पीपल सेंट्रिक अप्रोच होती है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं, उनकी प्रॉब्लम, जो एम्प्लॉय हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे ट्रेनिंग दी जाए, कैसे हायरिंग की जाए। तो अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ ह्यूमन कैपिटल की बात हो रही होती है। तो ये एक ह्यूमन सेंट्रिक या पीपल सेंट्रिक अप्रोच है। एंड सेकेंड पॉइंट इज यूनिवर्सल इन नेचर। इसे यूनिवर्सल इन नेचर क्यों बोल रहे हैं कि चाहे आप और कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई भी प्लेस हो, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कुछ भी हो, वहाँ पे हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। क्यों? अगर हम लोगों को अच्छे से ही मैनेज नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली हम वहाँ क्या नहीं कर पाएंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे लोगों को या रिसोर्स को। तो इवन नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, जो इवेंट या आप ऑब्जेक्ट अचीव करना चाह रहे हैं उसको आप पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए HRM क्या है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये हर जगह पाई जाती है ना। ऑन गोइंग प्रोसेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। यहाँ आप लोगों को हायर कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग दे रहे होते हैं ना। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये लगातार चलती रहती है। अगर ये प्रोसेस रुक जाएगी, मतलब आपने मान लो आपने रिक्रूटमेंट करना बंद कर दिया और एक टाइम के बाद आपके जो ओल्ड एम्प्लॉय होंगे वो सब रिटायर हो जाएंगे, तो उससे फिर हमारी कंपनी चल पाएगी या ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। इसीलिए ये कैसी है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। और कैसे, और क्या कह सकते हैं इसके बारे में, कि जैसे कोई टेक्निकल एडवांसमेंट आ गया इन्वायरमेंट में, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया, तो अब हमें नई वर्क फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है, सो दैट जो एकदम से जो नया वैक्यूम क्रिएट हुआ है नई टेक्नोलॉजी की वजह से, और उस स्किल के लोग हमारे पास हैं नहीं, तो हम उनकी फिर एकदम से हायरिंग करेंगे, है ना। तो ये क्या है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है HRM, जो कि चलती रहती है। एक्शन ओरिएंटेड है,
ये सिर्फ रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बात नहीं करती हैं, बल्कि ये यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके साथ जो HR की प्रैक्टिसेस हैं उनको आप अलाइन करते हैं, सो दैट आप क्या करें, एक्शन ले सकें, डिसीजन ले सकें, है ना। और ये कैसी एक्टिविटी है, फ्यूचर ओरिएंटेड है। फ्यूचर ओरिएंटेड क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि जब आप आने वाले समय के हिसाब से आप प्रिडिक्ट करते हैं कि आपको कितने और वर्क फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, और किस तरीके के स्किल सेट की आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत पड़ेगी। सो ये क्या होती है, एक फ्यूचर ओरिएंटेड नेचर का होता है हमारा HRM। तो हमने नेचर देख लिया, HRM क्या होता है, HRM का नेचर कैसा है। अब हम देख लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं HRM की। तो HRM का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो यही है कि जो ह्यूमन रिसोर्स की हमें ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, उसे हम अवेलेबल करा सकें। जो राइट स्किल सेट लोगों के पास चाहिए, राइट, बेसिकली क्या कह सकते हैं हम, हायरिंग राइट पीपल फॉर राइट जॉब, है ना। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM इज़ टू इंश्योर प्रोविजन ऑफ competent human resource in the organization so that they can contribute to achieve organizational goal। तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि आप कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स को हायर करें, जिस तरीके की हमें ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, सो दैट हम जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे हम अचीव कर सकें। अब हम डिफरेंट लेवल पर देखें तो डिफरेंट डिफरेंट कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन HRM के, वो देख लेते हैं। अब हम एक है सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। सोसाइटल ऑब्जेक्टिव से मतलब है कि आप जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको आप एज अ मशीन की तरह ट्रीट मत कर लीजिए कि वो एक रिसोर्स हैं तो आप उन्हें मशीन मान ले रहे हैं ना। आप उनको एक इथिकल एंड रिस्पेक्टफुल वे में ट्रीट करें लोगों को, है ना। आप उन पर ज़बरदस्ती उनका उत्पीड़न ना करें, मतलब, है ना। यही कहेंगे कि जो अगर लेबर लॉ बनाए कि आप 8 घंटे लोगों पे काम कराएं तो सिर्फ 8 घंटे ही काम कराएं, क्योंकि वहाँ पे आपको लोगों के वेल बीइंग के बारे में भी सोचना है। तो HRM मस्ट बी सोशली एंड एथिकली रिस्पॉन्सिबल टू मीट नीड एंड चैलेंज ऑफ द सोसाइटी। इट शुड मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटल डिमांड ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन। मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है ना, और आपको लोग नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप उन पर ओवर काम करा रहे हैं, एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फेलियर टू यूज रिसोर्स एथिकली फॉर सोसाइटल बेनिफिट may result in legal restriction. For example, reservation is hiring, anti-discrimination law, workplace safety and regulation. So ये क्या है, हमारे सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जो हमारे लॉ ऑफ द लैंड हैं उनको हम सही से फॉलो करें, उनका हम दुरुपयोग ना करें और लोगों को अच्छे से ट्रीट करें। फिर है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप रिकॉग्नाइज करें, recognize the role of HRM in improving organizational effectiveness. HRM is not an HRM is not an end in itself. It is mean to help the organization to achieve its primary goal. The HRM department exists to support other department in fulfilling organizational mission. तो organizational objective क्या है, वो वही ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों को, जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको आप हायर करें, है ना, सो दैट जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं आपके कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, उनको आप सपोर्ट कर सकें। तो HRM डिपार्टमेंट क्या करता है, हर डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहा होता है कि कहाँ किस तरीके के लोगों की ज़रूरत है ना, तो उनको वो वहाँ पे प्रोवाइड करा सकें। फिर है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स वही हैं हमारे कि जो पे स्केल्स वगैरह हैं, है ना, जो ग्रीवियांसेज हैं उन सबको हम हैंडल करें। तो इंश्योर द HR डिपार्टमेंट contribution remain at the level appropriate to the organizational need. Human resource should be adjusted to meet changing organizational demand. The department's services must be tailored to fit the requirement of the organization it supports. तो वही है कि जो ज़रूरत है हमारी डिपार्टमेंट्स की, उसके अकॉर्डिंग हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को टेलर करें और अवेलेबल कराएं। फिर है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये क्या है, असिस्ट एम्प्लॉय इन अचीविंग। अब यहाँ पे क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आ गए। अब हम कह सकते हैं एम्प्लॉय वेलफेयर की बात होती है, उनकी बात कर रहे हैं अब यहाँ पे, है ना। एम्प्लॉय की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। assist employee in achieving personal goal as long as these goal enhance their contribution to organization.
मीटिंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव हेल्प रिटेन द एम्प्लॉय मोटिवेट एम्प्लॉय इफ द पर्सनल गोल आर ignored employee satisfaction and performance may drop and leading to higher turnover। ठीक है, अगर अब क्या होगा कि जो एक एम्प्लॉय है उनके कुछ अपने पर्सनल गोल्स होंगे, है ना, वो उनको अचीव करना चाह रहे होंगे और ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करे अचीव करने में, तो इससे क्या होगा कि उन्हें सेंस ऐसा आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन उनके बारे में सोचती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट करेंगे लोग, है ना, जिससे क्या होगा कि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन फील करेगा, है ना, तो उससे क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उससे क्या होगा कि फिर वहाँ पर जो एम्प्लॉय टर्नओवर है, जैसे लोग जो छोड़ के जाते हैं वो कम हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, ये हमें नाम याद रखने हैं इनके। एक है सोसाइटल, सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, थर्ड वन इज फंक्शनल एंड फोर्थ वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ एक फॉर्म में मैंने दिए हैं, आप इनको रिकॉल करिएगा। फिर हम देख लेते हैं कैसे एवोल्यूशन हुआ है विद टाइम एचआरएम का, है ना। तो देख लेते हैं पहले प्री इंडस्ट्रियल एरा। प्री इंडस्ट्रियल एरा में क्या था कि एज सच कुछ ऐसा होता नहीं था कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो। क्यों नहीं होता था? क्योंकि वहाँ पर कुछ स्मॉल स्केल प्लेस, मतलब स्मॉल स्केल बिजनेस होते थे, तो उतना वहाँ पे लोग होते नहीं थे, है ना। तो वहाँ पे एज सच ज़रूरत नहीं थी एचआरएम डिपार्टमेंट्स की। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो वहाँ पे क्या फिर लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि अब फैक्ट्रियाँ काफ़ी बड़ी हो गई, तो वहाँ एचआर डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ने लगी, सो दैट लोगों को अच्छे से मैनेज किया जा सके, है ना। तो यहाँ पे एचआरएम क्या प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे हार्श वर्किंग कंडीशन थी, लॉन्ग आवर्स एंड लो वेज, रेज ऑफ ट्रेड यूनियन एंड लेबर अनरेस्ट। तो उसके बेस पे क्या हुआ कि वहाँ एचआरएम की ज़रूरत पड़ने लग गई। अब हमें नीड फॉर पर्सन टू हैंडल वर्कर ग्रीवियांसेज, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, इमरजेंस एंड रोल ऑफ लेबर वेलफेयर ऑफिसर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक नीड महसूस होने लगी कि एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो लोगों के ग्रीवियांसेज हैं वर्क को लेके या वर्क प्लेस की कंडीशंस को लेके, वेतन को लेके, इन सब को सुनने वाला कोई होना चाहिए, जिससे कि हम जो हमारा एम्प्लॉय है उसके ग्रीवियांसेस को हम एड्रेस कर सकें। अगर लॉजिकल सेंस में देखें तो इसके बाद ट्रेड यूनियन आना चाहिए था, यहाँ पे एक और यहाँ ऐड होना चाहिए था, ट्रेड यूनियन। इसके बाद क्या हुआ था कि ट्रेड यूनियन की स्थापना होने लगी, ग्रुप बनने लगे थे, वो एम्प्लॉय के वेलफेयर की बात करने लगे थे, है ना। तो वहाँ पे वो धरना प्रदर्शन भी देते थे अगर वो नहीं मानते थे तो इसके बाद ट्रेड यूनियन आए। फिर आए हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा। साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा किसके नाम से काफ़ी फेमस है? एफ.डब्ल्यू. टेलर, जिन्होंने बताया था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट करें। उन्होंने टाइम एंड मोशन की स्टडी करी थी, है ना। तो वहाँ पे एचआरएम को कैसे इम्पेक्ट किया इस एरा में? इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टमेटिक हायरिंग। यहाँ पे जो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे, इन्होंने बोला था कि आप लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दें, जिससे कि लोग वह क्या कर सकें, सही से अपना काम कर सकें। तो इसीलिए यहाँ पे एचआरएम का और महत्व बढ़ गया, एचआरएम डिपार्टमेंट का और इम्पोर्टेंस बढ़ गया। कैसे? इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टमेटिक हायरिंग, ट्रेनिंग एंड वेज सिस्टम, एचआर फोकस शिफ्ट टुवर्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अब सिर्फ ग्रीवियांसेस तक ही नहीं रहा, अब वो एफिशिएंसी की बात भी करने लगे, है ना। जो ग्रीवियांसेस थे अभी तक वो रिलेटेड थे आपके वर्क आवर एंड लो वेज से। ग्रीवियांसेस अभी उन चीज़ों से रिलेट नहीं है कि व्यक्ति सेटिस्फाई फील कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, उनसे भी रिलेट नहीं है, वो भी आगे आएंगे। फिर आया हमारा वेलफेयर एंड इंडस्ट्रियल एरा। यहाँ पे क्या हुआ कि अब और ज़्यादा आप लोगों के बारे में सोचने लग गए, है ना, आप वेलफेयर की बात करने लग गई। तो वहाँ पे एक पर्सनल डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करने की बात हुई, है ना। वहाँ पे फोकस करने की बात हुई कि आप अच्छे से फोकस करिए अपने जो एम्प्लॉय है, और वहाँ पे फिर डिफरेंट फंक्शन भी करने लगा है चार डिपार्टमेंट। वहाँ पे क्या होना, रिक्रूटमेंट हुए, वेलफेयर, लेबर रिलेशन, कंप्लायंस विद लेबर लॉ। कुछ लेबर लॉ भी अब एग्जिस्ट करने लगे लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एचआर का रोल और ज़्यादा बढ़ गया, सो दैट वो चेक कर सकें कि जो उनकी फैक्ट्री या फर्म है उसमें लेबर लॉ सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, उनके साथ वो अलाइन है कि नहीं, है ना। फिर उसके बाद हमारा आया ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। इसके लिए सबसे फेमस कौन थे? इल्टन मायो, जिन्होंने हथॉन स्टडी की थी, है ना। इन्होंने हथॉन स्टडी करी थी और वहाँ इन्होंने पाया था कि आप
लोगों को एज अ मशीन ट्रीट मत करिए, आप लोगों को एक रिस्पेक्टफुल मैनर में ट्रीट करिए, क्योंकि एक एम्प्लॉई को अगर आप अच्छे से ट्रीट करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो रिकॉग्निशन ऑफ एम्प्लॉय एज अ सोशल बीइंग विद इमोशनल नीड, HR start focusing on motivation, morale and leadership and communicating, emergence of personnel मैनेजमेंट एज अ डिस्टिंक्ट फंक्शन। अब यहाँ पे हमें एक डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट की ज़रूरत महसूस होने लग गई, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बताया था कि आप जो एम्प्लॉय है उसके सोशल वेल बीइंग और इमोशनल नीड का भी ख्याल रखना शुरू करें। तो फिर उसके बाद हमारा आया बिहेवियरल साइंस एरा। तो यहाँ पे फोकस जो शिफ्ट हुआ कहाँ पे हुआ, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब आप एम्प्लॉय के डेवलपमेंट की बात करने लग गए। ट्रेनिंग, एम्प्लॉय डेवलपमेंट से मतलब उनकी पर्सनल गोल के बारे में आप बात करने लग गए। अब सिर्फ कंपनी के गोल के बारे में बात नहीं हो रही, अब जो इंडिविजुअल है उनके गोल के बारे में भी बात हो रही है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, अप्रेजल एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, और लोगों को मैनेजमेंट का जो डिसीजनिंग है उनमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया है ना। तो यहाँ पे HR फंक्शन ऐसे इंक्रीज हुआ। और फिर उसके बाद हमारा आया स्ट्रेटजिक HRM एरा। अब हम क्या हुआ, जो हमारे जो HR की पॉलिसी थी, अब वो सिर्फ पॉलिसी नहीं, सिर्फ एक रूल एंड रेगुलेशन नहीं रह गए, अब उनको हम अलाइन कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ, सो दैट वो दोनों जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वो आपस में फ्यूज हों, जिससे कि हम इफ़िशियंटली एंड इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे अचीव कर सकें। वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एम्प्लॉय के लिए विन विन सिचुएशन रहे, है ना। तो यहाँ पे HRM व्यू एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन बिजनेस ग्रोथ, फोकस ऑन अलाइनिंग HR पॉलिसी विद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, इंट्रोडक्शन ऑफ परफॉर्मेंस लिंक्ड पे, कैरियर डेवलपमेंट एंड सक्सेशन प्लानिंग। अब इन सब चीज़ों के बारे में बात होने लगी। सक्सेशन प्लान, कौन किसको बाद में अगर कोई रिटायर होगा तो कौन किसकी जगह पे आएगा, है ना। कैरियर डेवलपमेंट की बात होने लग गई। अब जो स्ट्रेटजिक जो पॉलिसीज़ थी HRM की उनको हम अलाइन कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ, तो ये सब चीज़ें होना फिर शुरू हो गई। तो यही था हमारे एवोल्यूशन ऑफ HRM, धीरे धीरे कैसे डेवलप हुआ। जहाँ पे लोग बिल्कुल बात नहीं करी जा रही थी लोगों के बारे में, धीरे धीरे यहाँ पे HR डिपार्टमेंट जैसे कुछ होता ही नहीं था। फिर धीरे धीरे हमने जब हम आगे आए तो हमने पाया कि यहाँ पे सिर्फ लोगों के बारे में बात नहीं हो रही, बल्कि उनके जो पर्सनल गोल हैं उनको लेकर भी हम बात करने लग गए, उनके लोगों के डेवलपमेंट के बारे में बात करने लग गए। सो ये पूरा साइकिल था HRM डेवलपमेंट का। अब देख लेते हैं मॉडल HRM के। तो HRM को हम दो तरीके से करते हैं, एक को बोलते हैं हार्ड HRM और एक को बोलते हैं सॉफ्ट HRM। जब हम हार्ड HRM किसे बोलते हैं, जब आप टास्क सेंट्रिक हो जाएंगे, आप लोगों को मतलब एक रिसोर्स की तरह ही देख रहे हैं ओनली, है ना। आपका जो प्राइमरी व्यू है लोगों को देखने का वो एक रिसोर्स की तरह ही है, जिससे आप यूज करके ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसे आप अचीव कर सकें। वहीं सॉफ्ट HRM क्या होता है कि आप जो एम्प्लॉय है उसका आप मोटिवेट कर रहे हैं, उनको सिर्फ आप एक रिसोर्स की तरह नहीं देख रहे हैं, उनकी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की तरह देख रहे हैं, है ना। फोकस ऑन ट्रस्ट, मोटिवेशन, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड एम्पावरमेंट। It value employee as a most significant resource, considering their well-being, personal development as equal important as organizational performance। अब आप यहाँ पे आप जब हार्ड HRM है वहाँ पे आप टास्क सेंट्रिक हो जा रहे हैं, और सॉफ्ट HRM में आप पीपल सेंट्रिक हो रहे हैं कि हाँ हम ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो हमें अचीव करना है, लेकिन लोगों का वेलबींग भी, जो एम्प्लॉई हैं उनका वेलबींग हमें ध्यान में रखना है। तो ये होता है सॉफ्ट HRM। तो आप कुछ मॉडल देख लेते हैं। पहले आया मिशिगन का मॉडल। ये मॉडल हार्ड HRM बेस्ड है। यहाँ पे आप हार्ड HRM का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आप जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको आप सिर्फ एक रिसोर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आल्सो कॉल्ड मिशिगन स्कूल मॉडल। इसका मेन फोकस है ट्रीट एम्प्लॉय एज अ मीन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इंश्योरिंग दैट HR प्रैक्टिसेस अलाइन क्लोजली विद कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। इसका मेन फोकस इस पर था। एंड कोर आइडिया क्या, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी एंड HR प्रैक्टिसेस मस्ट बी हार्मोनाइज्ड फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो कोर आइडिया वही है, चाहे वो सॉफ्ट हो या हार्ड HRM हो। अल्टीमेटली उनका जो रिसेंट ट्रेंड है उसमें यही है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है और जो HR प्रैक्टिसेस हैं उनको इस तरीके से कंबाइन किया जाए, सो दैट हम मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें।
तो इस मिशिगन जो मॉडल है उसके कुछ फंक्शंस हैं, वो कौन कौन से हैं? आप सिलेक्शन करेंगे, रिक्रूटिंग द राइट टैलेंट अलाइंड विद द स्ट्रेटेजिक नीड। आप राइट टैलेंट को रिक्रूट करेंगे, जिस जो स्किल सेट उनके पास होना चाहिए। आप ऐसे लोगों को ढूंढेंगे और उनको आप अलाइन करेंगे अपने स्ट्रेटेजिक नीड के अकॉर्डिंग। फिर अप्रेजल करेंगे, फिर आप उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करेंगे सिस्टमेटिकली, एंड देन आफ्टर डेवलपमेंट की बात करेंगे। अगर ज़रूरत होगी तो हम उनको ट्रेनिंग देंगे, डेवलप करेंगे, सो दैट जो हमें करेंट नीड है उसके अकॉर्डिंग हमको ह्यूमन रिसोर्स मिल सके। फिर रिवॉर्ड, अगर वहाँ काम अच्छा होता है, लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप उनको क्या करेंगे? रिवॉर्ड करेंगे या कंपनसेशन उनको देंगे। ऑफरिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव लिंक टू परफॉर्मेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। The Michigan model stressed that four functions are interconnected and must be managed as a system for strategic सक्सेस। अब उन्होंने बताया मिशिगन मॉडल में कि ये चारों मॉडल क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और इनके एफिशिएंट, अगर आप इनमें से किसी एक में भी लैग कर जाएंगे तो आप अच्छे से HRM नहीं कर पाएंगे, मतलब ह्यूमन रिसोर्स को आप सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यही था हमारा मिशिगन मॉडल। उसके बाद आया हमारा हार्वर्ड मॉडल ऑफ HRM। इसको हम सॉफ्ट HRM बोलते हैं, सॉफ्ट HRM मॉडल भी बोल सकते हैं इसको हम, है ना। तो इसका कोर आइडिया जो था, डिमॉन्स्ट्रेट हाउ इन्वायरमेंटल एंड सिचुएशनल फैक्टर इन्फ्लुएंस HR प्रैक्टिसेस। यहाँ पे इन्होंने बात की कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है, उसके हिसाब से आप HRM पॉलिसीज़, है ना, उनको आप किस इफेक्टिवली किस तरीके से यूज करते हैं। इन्फ्लुएंस HR पॉलिसीज एंड हाउ दीज प्रैक्टिसेस लीड्स टू स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोसाइटल आउटकम। यहाँ पे देखो सोसाइटल आउटकम्स की बात होगी, आप लोगों को रिस्पेक्टफुल एंड बात होगी, आप उनको अच्छे से ट्रीट करने की बात होगी, है ना। तो ये ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच बोल सकते हैं इसको। द अप्रोच टाइप सॉफ्ट HRM फोकस ऑन एम्प्लॉय कमिटमेंट, ट्रस्ट, वेलबींग अलॉन्गसाइड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। तो इन्होंने 5 की कंपोनेंट बताए, उनको देख लेते हैं कि आपको HRM कैसे करना चाहिए। तो उन 5 की कंपोनेंट्स के आपको नाम याद होने चाहिए। पहला है हमारा स्टेक होल्डर, दूसरा है सिचुएशनल फैक्टर, कैसी सिचुएशन है आपकी। फिर आप HR पॉलिसीज़ को अलाइन करेंगे उनके साथ, है ना। फिर HR के अपने कुछ आउटकम्स होंगे, वो आउटकम जो आपके निकलेंगे उनका क्या होगा? लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, और उसका क्या होगा? आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए, है ना। तो वही है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी, और वो सिचुएशनल फैक्टर्स के साथ डील करते हैं। कौन कौन सी? वर्क फोर्स करेक्टरिस्टिक, बिजनेस स्ट्रेटजी एंड कंडीशन, मैनेजमेंट फिलोसफी, लेबर लॉ, यूनियन, इन सब को जब आप कंसीडर करते हैं और स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को कंसीडर करते हैं, इन सब को मिलाकर आप बनाते हैं HR पॉलिसीज़। अब वो HR पॉलिसीज़ बन गई आपकी, आपने जो जो नियम और कायदे थे, जिस सिचुएशन थी, उनको लिया, और जो लोग, जिन लोगों का स्टेक लगा था बिजनेस में, उनको आपने समझा, उसके अकॉर्डिंग आपने HR पॉलिसी बनाई। अब HR पॉलिसी को आपने क्या किया? अप्लाई कर दिया। फिर उसके कुछ आउटकम्स निकल के आएंगे, कमिटमेंट, कॉम्पिटेंस, इनकरेज एंड कॉस्ट इफेक्टिव। और जो आउटकम निकल के आएंगे उनका क्या होगा? लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस होते हैं ना उनके हमारे। तो वहाँ पे इन बात करते हैं लॉन्ग टर्म में हम किस चीज़ की बात करेंगे? इंडिविजुअल वेलबींग की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस की बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी इफेक्टिवली काम कर पा रही है, एंड सोसाइटल वेलबींग की बात करेंगे। तो ये हमारा था वो हार्वर्ड मॉडल। ये मैंने आपको बता ही दिए हैं, वही यहाँ सेम चीज़ लिखी हुई है। अब देख लेते हैं गेस्ट मॉडल ऑफ HRM। तो इसका पर्पज जो था गेस्ट मॉडल का, टू पोजीशन द स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ HRM एंड डिफरेंशिएट स्ट्रेटेजिक HRM फ्रॉम ट्रेडिशनल पर्सनल मैनेजमेंट। जो गेस्ट ने, जो उनका पर्पज था, वो डिफरेंशिएट करना चाह रहे थे स्ट्रेटेजिक HRM को। स्ट्रेटेजिक HRM का मतलब है कि जो ह्यूमन रिसोर्स को आप अलाइन कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ, सो दैट आप ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से यूज कर सकें, एफिशिएंटली यूज कर सकें, एक अपने जो कॉम्पिटिटर हैं उन पे एडवांटेज लेने के लिए, है ना। वहीं ट्रेडिशनल व्यू क्या था कि आप लोगों को सिर्फ हायर करें, उनको ट्रेनिंग दें, सो दैट वो अपना काम कर सकें। लेकिन स्ट्रेटेजिक HRM उससे अलग था, वो ह्यूमन रिसोर्स को सिर्फ एक
मतलब सिर्फ काम करने की तरह से नहीं दिख रहा था, वो उनको देख रहे हैं कि आप स्ट्रेटेजिकली कैसे उनका इस्तेमाल करें सो दैट आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उन पर आप एक एडवांटेज गेन कर सकें, है ना। तो ये था स्ट्रेटेजिक एचआरएम। तो इसके कुछ फीचर्स थे। इंटीग्रेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एचआरएम, यहाँ इन्होंने हार्ड एंड सॉफ्ट एचआरएम दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। एंड फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, यहाँ जो मेन पॉइंट जो थ्योरी का है वो यही है कि एचआर स्ट्रेटजी मस्ट अलाइन विद बिजनेस गोल्स सच एज इनोवेशन, क्वालिटी एंड कॉस्ट रिडक्शंस। लिंक बिटवीन एचआरएम एंड बिजनेस परफॉर्मेंस, अब आपने एचआरएम एंड बिजनेस परफॉर्मेंस को लिंक किया है। shows how HR practices influence employee behavior, which turn drive organizational performance and फाइनेंशियल रिजल्ट की। आपने कितने अच्छे से अलाइन किया है अपनी एचआर पॉलिसी को बिजनेस प्रैक्टिसेस के साथ, जिससे कि जो आप इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं एम्प्लॉय के बिहेवियर को, सो दैट आप पॉजिटिव सेंस में एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिससे कि क्या हुआ कि आउटपुट बढ़ रहा है और जो फाइनेंशियल कंडीशन है कंपनी की वो अच्छी हो रही है। Emphasize on organizational behavior, recognize that employee motivation, commitment and cooperation are critical for achieving outcomes। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि रिकोगनाइज कर रहे हैं एक एम्प्लॉय के मोटिवेशन को या कमिटमेंट को एंड कॉपरेशन को, उन्हें पता है कि इनका होना कितना ज़रूरी है, जिससे कि जो क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, इसको हम अचीव कर सकें। तो इसी में क्या है कि सबसे पहले हम ऐसे एचआरएम स्ट्रेटजी बनाएंगे। इसमें क्या है डिफरेंशिएशन, इनोवेशन, आप इनोवेटिव स्ट्रेटजी बना रहे हैं। फोकस ऑन क्वालिटी एंड कॉस्ट रिडक्शन, इन सब चीज़ों को लेकर हम एचआर स्ट्रेटजी बनाते हैं हम, है ना, कि आप कैसे लोगों से और दूसरे लोगों से अपने आप को कैसे अलग रखते हुए इनोवेटिव आइडिया को जनरेट कर रहे हैं ना, और क्वालिटी पे फोकस है, जिससे कि क्या हो आप कॉस्ट के रिडक्शन की बात कर रहे हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए आप क्या बनाएंगे, एचआर प्रैक्टिसेस को करेंगे। आप उनके अकॉर्डिंग हायरिंग करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, अप्रेजल करेंगे और रिवॉर्ड देंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, जब आप प्रैक्टिसेस में आ गए तो आप उनके कुछ आउटकम्स आएंगे। आउटकम कैसे फॉर्म में आएंगे, कमिटमेंट, क्वालिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये चीज़ कहाँ पे शो होगी, बिहेवियर आउटकम में शो होगी, जिससे क्या होगा कि एफर्ट एंड मोटिवेशन की बात होगी, कॉपरेशन की बात होगी, इन्वॉल्वमेंट कितना हो लोगों का, इस तरह की बात होगी, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप की बात होगी, आप अच्छे एम्प्लॉय की तरह बिहेव कर रहे हैं। आप एम्प्लॉय को, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जस्ट आप उसमें एज अ एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसमें अटैच फील कर रहे हैं, है ना। फिर आप वहाँ पे बिहेवियर में आपके चेंज आ रहा है। उसके बाद परफॉर्मेंस आउटकम्स होंगे। परफॉर्मेंस आउटकम कैसे होंगे, हाई प्रोडक्टिविटी होगी, क्वालिटी एंड इनोवेशन की बात होगी, जो एब्सेंस है वो कम हो जाएगा, और जो लोग कंपनी छोड़ के जाना चाह रहे हैं ऐसे लोग कम हो जाएंगे। अल्टीमेटली जब ये सब चीज़ें कम होगी तो इससे क्या होगा, हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज कर जाएगा, जो हमने पैसा हमने लगाया उसके बदले हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये वही है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, कि आपने जितना पैसा लगाया उसमें जब आप ट्रेड ऑफ कर रहे हैं तो आप अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं। तो यही था हमारा गेस्ट मॉडल। गेस्ट मॉडल में एक चीज़ हमें याद रखनी है, वो यही है कि जिन्होंने स्ट्रेटेजिक एचआरएम की बात की, कि जब आप पॉलिसी बनाएं तो आप अपने आप को कैसे दूसरों से अलग करते हुए इनोवेशन, कॉस्ट रिडक्शन और क्वालिटी पर फोकस रखें। तो यही चीज़ यहाँ पे एक एक करके लिखी हुई है। उसके बाद हमारा मॉडल है उलरिच मॉडल। ये चेंज मैनेजमेंट का भी इसे हम एक मॉडल बोलते हैं। The Ulrich model was proposed by David Ulrich in 1996 book Human Resource Champion। इसमें इन्होंने 4 की रोल बताए, HRM के फंक्शन बताए। वो कौन कौन से थे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, HRM को जो परफॉर्म करने होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एक्सपर्ट होने चाहिए, जैसे कि आप कह सकते हैं HR प्रोसेसिंग है, स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग पीपल, इंश्योरिंग इट स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ डे टू डे एक्टिविटी, उनका अच्छे से इस एग्जीक्यूशन हो रहा हो, पेरोल, बेनिफिट्स, कंप्लायंस विद लेबर लॉ, मतलब आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं उसमें आप एक्सपर्ट होने चाहिए, जो लेबर लॉ वगैरह हैं, जो कंप्लायंसेस हैं। आप कॉस्ट रिडक्शन की भी बात कर सकते हैं, एफिशिएंसी की बात कर सकते हैं यहाँ पे, कि आप ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन आप ऐसे कर रहे हैं कि जहाँ पर आप जो डे टू डे एक्टिविटी हैं उनको आप अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, है ना। वहीं एम्प्लॉय चैम्पियन से मतलब क्या है, यहाँ पे रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय एंड
मैनेज वर्कफोर्स कॉम्पिटेंसीज एंड मैनेजमेंट लेवल टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, कि आप जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट को आप प्रोटेक्ट करते हुए उनको आप अच्छे से मैनेज करें, सो दैट एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो, लोग वहाँ पे अच्छे से ट्रीट किए जाएं, जिससे कि उन्हें ग्रो करने का और मौका मिले। बेसिकली वहाँ पे आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोचें। फिर है चेंज एजेंट। जो HR डिपार्टमेंट है वो एक चेंज एजेंट की तरह भी काम करना चाहिए, कि अगर कोई नई पॉलिसी आ रही है तो उसको वो सही से इम्प्लीमेंट करा सकें, है ना। तो वो एक चेंज एजेंट की तरह भी काम करते हैं। जैसे कि क्या होता है कि जो वर्क फोर्स है या मैनेजर है उसको आप अपने पॉलिसीज़ के बारे में बताएं कि ऐसा हम कुछ करना चाह रहे हैं, है ना, और विदाउट मोर कह सकते हैं कि लोग अपोज ना करें आपको, आप उन लोगों को परस्यूट कर सकें अच्छे से और अपने जो चेंज है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकें। तो HRM डिपार्टमेंट एक चेंज एजेंट का भी काम करता है और स्ट्रेटजिक पार्टनर। यहाँ स्ट्रेटजिक पार्टनर से वही मतलब है कि जो आपकी HR पॉलिसीज़ हैं उसको आप अलाइन करें बिजनेस गोल के साथ। सो ये मेन 4 इसके फंक्शंस थे उल्ड्रिच मॉडल के। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उसमें आप अच्छे होने चाहिए, एम्प्लॉय चैंपियन होने चाहिए कि आप लोगों को अच्छे से समझ सकें, उनकी नीड्स को अच्छे से समझ सकें, जिससे कि आप उनके वेलबींग के बारे में बात कर सकें। फिर चेंज एजेंट था कि आप जो चेंज लेके आना चाह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में अपने प्रैक्टिसेस के थ्रू या पॉलिसीज़ के थ्रू, उनको आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करा सकें। एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर कि आप जो HR पॉलिसीज़ हैं उनको अलाइन कर सकें ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ। एक डायग्राम। तो ये हमने कुछ मॉडल्स देख लिए अपने HRM के। वहीं हमने देखा था कि उल्ड्रिच मॉडल है वो कैसे एक चेंज एजेंट की तरह भी काम करता है। तो वहाँ पे वो यूज करते हैं एक्शन रिसर्च को, चेंज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, है ना, या चेंज को मैनेज करने के लिए। तो वहाँ पे एक्शन रिसर्च काफ़ी अच्छा काम करती है। एक्शन रिसर्च हमने किसने हमको दी थी? कर्ट लुइन ने दी थी, है ना। कर्ट लुइन के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। कहाँ पर देखा था? जब हम बात कर रहे थे गोल्स कॉन्फ्लिक्ट की, है ना। तो उन्होंने 4 तरीके का वहाँ पर बताया था कि गोल कॉन्फ्लिक्ट 4 तरीके के हो सकते हैं। तो ये नाम हमें याद रखना है और एक्शन रिसर्च के साथ साथ ज़रूर याद रखना है। मैच द फॉलोइंग में बहुत पूछा जाता है कि एक्शन रिसर्च किसने दी थी। तो ये किसने दी थी? कर्ट लुइन ने, है ना। एक्शन रिसर्च कैसा एक साइक्लिक प्रोसेस होती है कि जहाँ पे आप प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करने के बाद आप प्लानिंग करेंगे, मतलब प्लानिंग कैसे करते हैं, आप पहले सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे, है ना, उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, एक प्लान तैयार करेंगे। अब उस प्लान को आप कहाँ लगा देंगे? एक्शन में लगा देंगे। अब आपने उस प्लान को डिप्लॉय कर दिया जो आपने बनाया था। अब आपने वो डिप्लॉय कर दिया, अब क्या करेंगे? आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपने जो प्लान डिप्लॉय किया है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। फिर आप उसमें जो कमियां नज़र आएंगी, आपको लगता है कि अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप उसे एनालाइज कर लेंगे। एनालाइज करने के बाद जो आपको करेक्शन करने हैं आप फिर उसे प्लानिंग में ऐड कर देंगे, है ना। फिर दोबारा ये प्रोसेस ऐसे ही चालू हो जाएगी। आपने फिर प्लान किया और आपने जो इम्प्रूवमेंट किए थे, अब उन इम्प्रूवमेंट के साथ आप दोबारा उसे प्लान को एक्शन में लगा देंगे। तो ऐसे करके ऑर्गेनाइज जो एक्शन रिसर्च हमारी चलती रहती है। तो एक्शन रिसर्च मॉडल इज अ पार्टिसिपेटरी एंड साइक्लिक अप्रोच टू चेंज मैनेजमेंट। चेंज को मैनेजमेंट करने की बात कर रहे हैं। वाइडली यूज टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में तो इसे बहुत यूज किया जाता है ना। इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय कर्ट लुइन इन 1930 एंड इन्वॉल्व कोलेबोरेशन बिटवीन रिसर्च एंड पार्टिसिपेशनल सो द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम एंड इम्प्लीमेंट चेंज इफेक्टिवली। एक बात और याद रखनी है हमें एक्शन रिसर्च के बारे में कि ये लोकल इशू को एड्रेस करती है ना, लोकल इशू को ये एड्रेस करती है। तो ये कुछ हमारे मेन फैक्टर थे जो मैंने आपको बता दिया कि पहले आप प्लानिंग करेंगे, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, गैदर रिलेवेंट डेटा, डेवलप एक्शन प्लान्स। फिर आप एक्शन जो आपने बनाया है अपनी प्लानिंग उसको आप डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने के बाद उसको आप मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करने के बाद जो आपको एनालाइज करेंगे। फिर जो आपने ऑब्जर्वेशन लिए हैं उनको आप एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज करने के बाद आपको अगर लगता है तो आप दोबारा फिर उसे करेक्शन भेज देंगे और एक नई प्लानिंग तैयार हो जाएगी। तो ऐसे करके साइक्लिक प्रोसेस पूरा चलता रहेगा। The action research model is cyclic. After reflection, new plan can be made, creating a loop of continuous improvement and adaptability. ये चेंज मैनेजमेंट का हमारा तरीका था कि आप चेंज को कैसे लेके आएंगे।
उसके बाद देख लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है। हमने एचआरएम देख लिया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हमने बात कर ली कि कैसे मैनेज करना है। अब देख लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है। सो एचआरडी इज अ कंटिन्यूस एंड प्लान्ड प्रोसेस इन बाय विच एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर हेल्प टू। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है उसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। तो आप कैसे आप डेवलप करेंगे, तो उसमें पहला तरीका है एक्वायरिंग और शार्पन कैपेबिलिटीज required to perform task and function related to their present or expected future roles। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनकी जो स्किल्स है उसको आप शार्प कर रहे हैं, सो दैट जो ऑर्गेनाइजेशन को आने वाले समय में जिस स्किल सेट की रिक्वायर्ड होगी आप लोगों को वो स्किल सेट प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रेनिंग के थ्रू, जिससे कि आपकी जो फ्यूचर नीड है उसको आप पूरा कर सकें। सेकेंड पॉइंट, डेवलप जर्नल इनेबिलिटी कैपेबिलिटीज़ as individuals so they can discover and utilize their inner potential for personal and organizational development। तीसरा यहाँ डेवलप एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। आप एक कल्चर भी क्रिएट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशन आर हेल्दी, टीम वर्क एंड कोलेबोरेशन अमंग डिफरेंट सब यूनिट आर स्ट्रॉन्ग, ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ, डायनेमिज्म एंड एम्प्लॉय प्राइड्स आर इनहेंस। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर रहे हैं। और इसमें कुछ हमारे स्टेजेस हैं, कैसे फ्रेमवर्क कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। HRD प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू असिस्ट एम्प्लॉय इन इन्हेंसिंग देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल कैपेबिलिटीज़। कैसे करते हैं, इट आल्सो फोकस ऑन कैरियर डेवलपमेंट के थ्रू करते हैं एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। HRD इज one of the most important factor organizational use to improve workforce efficiency। वर्कफोर्स की एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, जब आप उसको ट्रेनिंग देंगे, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, है ना, तभी तो जो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा। अगर आप उनको ट्रेनिंग ही नहीं देंगे, है ना, उनकी नीड्स को ही नहीं समझेंगे, तो आप ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो अब वो कौन सी लेवल पर उन्हें डेवलप करते हैं, एक तो कॉग्निटिव लेवल पे एंड इफेक्टिव लेवल पे एंड बिहेवियरल लेवल पे। इन 3 लेवल पर आप क्या करते हैं, उनको डेवलप करते हैं। कॉग्निटिव लेवल क्या हो गया कि आप उनकी नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को इन्हेंस कर रहे हैं। अफेक्टिव लेवल पे कि आप उनको इमोशनल, एटीट्यूडनल एंड वैल्यूड बेस्ड लर्निंग दे रहे हैं, वैल्यू बेस्ड लर्निंग दे रहे हैं, है ना। और तीसरा बिहेवियर लेवल पे या साइकोमेट्रिक लेवल पे उनको चेंज ला रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स एंड एक्शन दैट रिजल्ट फ्रॉम लर्निंग्स। अब जो लर्निंग क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस होता है जिससे आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज आता है। तो वही है कि जब आप वैल्यू बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं तो आप एक स्किल सेट रिक्वायर करेंगे जिसके थ्रू आप जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है वो काम परफॉर्म कर सकें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू।